गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो भूगोल के विद्वान, और कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल के जीवन और उनके जो ज्योग्राफी के अंदर दिया गया उनका योगदान है, उनकी पुस्तकें हैं, उनकी जीवनी है, उनका हम आज अध्ययन करेंगे, जो आपको काफ़ी हद तक ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का जो नॉलेज है भूगोल का, उसको आप में काम आएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों ही आ सकते हैं। यह आ सकता है हेम्बोल्ट की विचारधारा और इसकी दो अध्ययन पद्धतियाँ थी, उनका अध्ययन उनको बताएं, या कार्ल रिटर की जो पुस्तकें हैं, रेडजेल की जो पुस्तकें हैं, उनके शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी इनसे पूछा जा सकता है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने मानव भूगोल के विकास और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था, उसमें बहुत कुछ जो भूगोल के विद्वान थे उन्होंने इसको दशा और दिशा दोनों प्रदान की थी। हम इससे पहले इन विद्वानों से पहले एक इमैनुअल कांट आते हैं, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर इनका योगदान था। कांट जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भूगोल में नियतिवाद की विचारधारा का आरंभ किया था। नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा थी वो प्रकृति को ही सर्वप्रधान मानती थी और मानव को गौण। उन्होंने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा की और इसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था, इमैनुअल कांट ने। कांट के अनुसार संपूर्ण मानवीय भूगोल की विषय सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है, किंतु ऐसा करते समय इतिहास के योगदान को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि इसी से मानव के अतीत की घटनाओं के बारे में सूचना मिलती है। इतिहास समय का परिचायक है, जबकि भूगोल स्थान का। कांट के अनुसार भौतिक भूगोल प्रकृति का सारांश है। उन्होंने भूगोल को 6 स्पष्ट भागों में बांटा है। भौतिक भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, मॉरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। पहला भौतिक भूगोल, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, वो आपने पूर्व बीए फर्स्ट ईयर में अध्ययन किया था, जिसका अलग से विषय आपने अध्ययन किया। गणित संबंधी मैथमेटिकल ज्योग्राफी इन्होंने कांट ने माना, जिसके अंदर सौर मंडल और महत्व और उसका आकार, पृथ्वी की आकृति, स्वरूप, गतियाँ आदि सम्मिलित थी। इसी प्रकार कमर्शियल ज्योग्राफी जो उन्होंने इसका विभाजन किया, जिसमें विभिन्न देशों की वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और व्यापार का अध्ययन किया जाता था। मोरल ज्योग्राफी, जिसमें विभिन्न नैतिक भूगोल जिसे कहते हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों के रीति रिवाज और विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें राजनीतिक इकाइयों के भौतिक संसाधनों, उनके क्षेत्रफलों और उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना की गई। और धार्मिक ज्योग्राफी अर्थात धार्मिक भूगोल, थियोलॉजिकल ज्योग्राफी, जिसमें विभिन्न प्रकार के वातावरणों में धार्मिक सिद्धांतों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कांट ने अपने अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी पुस्तक भौतिक भूगोल में मानव भूगोल के पार्थिव सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने भूगर्भ शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास में अनेक नई खोजें की। यूरोप में नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा मध्य एशिया का भ्रमण करने के उपरांत लगभग 40 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी कॉस्मोस है, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई और जिसमें संपूर्ण विश्व का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसमें उन्होंने फॉरेस्टर और कांट के विचारों का समर्थन करते हुए पृथ्वी के निर्जीव तल को और जीवधारियों, वनस्पति, पशुओं और मानव जगत के बीच पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया है। इन्होंने मानव भूगोल में पार्थिव के एकता का निरूपण किया और स्पष्ट किया कि भौतिक तथ्यों तथा मानवीय क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में पारस्परिक संबंध है, किंतु इनमें भौतिक शक्तियाँ अधिक प्रबल है। हम्बोल्ट के मानव भूगोल में मनुष्य और वातावरण के संबंध को इस प्रकार स्पष्ट किया कि मानव पृथ्वी का एक अंग है
उसके शारीरिक लक्षणों में अंतर का मुख्य कारण मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्रों की भौतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी इन शक्तियों के प्रभाव को बदलने या अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, किंतु पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य अपने निवास क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु तथा ऋतु परिवर्तनों से कम प्रभावित होता है, क्योंकि वह अपने बुद्धिबल से भौतिक शक्तियों के प्रभाव को कम कर देता है। इसके अतिरिक्त मानव में सभी प्रकार की जलवायु में रहने की एक आश्चर्यजनक क्षमता पाई जाती है। अतः किसी भी प्रकार की जलवायु में रह सकता है, किंतु निसंदेह बुद्धिबल और क्षमता होते हुए भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से पूरी तरह जुड़ा है। हमबोल्ट प्रकृति की एकता पर विश्वास करता था। उसने पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, क्योंकि उसे प्रत्येक स्थान पर एक आत्मा तथा एक जीव के ही दर्शन हुए थे। उसने अपनी दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के संबंध में लिखा, सारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा प्राप्त है। पत्थरों, पौधों, पशुओं और मानवों में भी केवल एक जीव ओतप्रोत है। हमबोल्ट की यह आस्था अनेकता में एकता, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी में थी, जिसकी स्पष्ट अभिव्यंजना स्पेनिश अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन में मिलती है। पृथ्वी की एकता एवं मानव के पृथ्वी में अस्तित्व पर हमबोल्ट का कथन है कि प्रकृति का जो सामान्य दृश्य है वह अपूर्ण है, क्योंकि मैंने बिना किसी गुणों के मानव का वर्णन वातावरण के स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया है, जिस पर पार्थिव शक्तियां प्रभाव डालती है और उनके निराकरण के लिए मनुष्य सक्रिय तो रहता है, किंतु क्रियाएं इसकी इतनी प्रभावशाली नहीं होती जिससे प्रकृति में एकाएक परिवर्तन हो जाए। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से विकासोन्मुख प्रकृति द्वारा परिवर्तन कर डालता है तथा विभिन्न जलवायु में सामंजस्य स्थापित करता है। हमबोल्ट की जो विचारधारा है मानव भूगोल की एक प्रमुख देन मानी जाती है। इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में तुलनात्मक विधि उपयोग किया। उदाहरणार्थ घास के मैदान और मरुस्थलों के लेख में उन्होंने पंपास, प्रेरी, स्टेपीज, लानोज आदि की तुलना की है और प्रत्येक प्रदेश में जलवायु, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई आदि का इन पर प्रभाव ज्ञात किया है। इन्होंने कई देशों का भौगोलिक वर्णन क्रमिक अध्ययन के रूप में किया। प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल स्टडी पर इनका अधिक जोर नहीं रहा है। वस्तुतः हमबोल्ट ने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी आदि का विशेष अध्ययन किया जाता है। कोल रिटर ये समकालीन थे। ये भी एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे जो हमबोल्ट के समकालीन थे और इनका अध्ययन गणित, दर्शन, अर्थशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल विषयों तक था। इनकी पहली रचना यूरोप एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी विश्लेषण सर्वेक्षण था। इसके पश्चात 1917 में इनकी महत्वपूर्ण रचना अर्धकुंडे प्रकाशित हुई। इसी के आधार पर ये 1920 में बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। मानव भूगोल में रिटर सबसे पहले तुलनात्मक विधि से वातावरण का मानव और मानव का वातावरण से पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया। रिटर ने बताया कि प्रकृति के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हुई है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति आवश्यक है। उनका मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व शून्य है, इसलिए इतिहास और भूगोल एक दूसरे से कभी पृथक नहीं किए जा सकते। पृथ्वी मनुष्य पर प्रभाव डालती है और मनुष्य पृथ्वी पर। रिटर ने बताया कि भूगोल के अध्ययन को मानव पर केंद्रित किया है। उनकी धारणा थी कि भूगोल को केवल क्षेत्रीय विवरण तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। यथार्थ एक क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, उसका वर्णन कर दिया, फिर दूसरे का कर लिया, केवल यही भूगोल नहीं है। भूगोल के अध्ययन को मानव का केंद्रीय करना चाहिए, क्योंकि उसका ध्येय मानव और प्रकृति के संबंधों की खोज करना है और मानव इतिहास और वातावरण के संबंधों की छानबीन करना है। उनकी मान्यता थी कि भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी का एक जीवंत चित्र के रूप में अध्ययन करना होना चाहिए, जिसका केंद्र मानव हो और जिसमें प्राकृतिक एवं कृषि उत्पादों की समन्वय भी आवश्यक होता है। पृथ्वी तल पर होने वाले सभी कुछ दृश्य जो हैं कुछ नियमों से नियंत्रित होते हैं। अतः भूगोल में किसी सिद्धांत को अपनाने की अपेक्षा तथ्यों के अवलोकन करना चाहिए, जिसे निरीक्षण और सर्वेक्षण आवश्यक हो सके। उन्होंने प्रयोगात्मक अथवा तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रों की अपेक्षा प्राकृतिक प्रदेशों को अधिक महत्व दिया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने लांडेर कुंडे में अर्थात इनकी प्रादेशिक भूगोल को अपनाया था। एक ही क्षेत्र में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में भी होता है। ये हम देखते हैं कार्य कारण प्रभाव जो है। इसी प्रकार रिटर ने भौगोलिक क्षेत्रों में
प्राकृतिक एकता पर बल दिया। प्रत्येक भौतिक क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, उत्पादन, जनसंख्या, संस्कृति एवं इतिहास में एक रूपता लक्षित होती है। फ्रेडरिक रेटजेल जो थे, अब हम उनको देखते हैं कि मानव भूगोल का जो जन्मदाता इनको माना जाता है। पहले उन्होंने प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया, बाद में उनकी रुचि भ्रमण और भौतिक तथा मानव भूगोल के अध्ययन से प्रति बढ़ी। उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी थी। मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन आरंभ हुआ। उन्होंने समस्त मानवीय विज्ञानों को एक संबद्ध इकाई के रूप में समझने का प्रयास किया, जिसमें मानव इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव जातीय विज्ञान, इथेनोलॉजी और भूगोल सभी को सम्मिलित किया गया। इन पर उनके विचारों का उल्लेख उनकी 3 पुस्तकों में मिलता है। 1882 में प्रकाशित मानव भूगोल का प्रथम खंड, 1891 में प्रकाशित द्वितीय खंड और 1892 में प्रकाशित तृतीय खंड है। इन ग्रंथों में भूतल के तत्वों का मानव से संबंध का क्रमबद्ध आधार पर विवेचन किया गया है। एंथ्रोपोजोग्राफी में रेटजेल ने 3 मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डाला। पृथ्वी के धरातल पर मानवीय समूह का वितरण, जिसमें परीक्षण के आधार पर प्रजातियां, राष्ट्रीयता, भाषाओं एवं विभिन्न धर्मों के मानचित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया। इन तथ्यों पर भौतिक वातावरण या प्रवास का प्रभाव, भौतिक वातावरण का मनुष्य के गुणों, चरित्र और उनके समाज पर प्रभाव। रेटजेल ने निरीक्षण और देशाटन अर्थात भ्रमण के फलस्वरूप यह अनुभव किया कि मानव समाज सदा किसी निश्चित प्राकृतिक ढांचे की सीमाओं के अंतर्गत विकसित है। एक छोटे से बीज से वे फैलते हैं और संभवतः पहुंच से बाहर हो जाते हैं। ग्लोब पर उनका एक निश्चित समान या स्थिति होती है और जीवित रहने और पढ़ने के लिए उनको निश्चित मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है, जो जनसंख्या की वृद्धि के साथ निश्चित रूप से बढ़ेगी, जब तक कि इसमें प्रकृति या मानव द्वारा कोई बाधा उपस्थित नहीं की जाती है। रेटजेल का निश्चित मत था कि मानव अपने वातावरण की उपज है और वातावरण जो है प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानव जीवन को ढालती हैं। ये हमें नीतिवाद की ओर संकेत कर रहा है। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उसके अनुसार अपने को योग्य बनाता है। रेटजेल की पुस्तक राजनीतिक भूगोल का प्रकाशन 1897 में हुआ। इसमें उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक राज्य मानवता का एक अंग है और वह पृथ्वी का एक भाग होता है। इस पुस्तक में भूमि एवं राज्य के अंतर संबंध, प्रवास और राज्यों का विकास, भौगोलिक स्थिति की संकल्पना, क्षेत्र की संकल्पना, सीमाएं, स्थल एवं जल के बीच के क्षेत्रों के राज्यों का महत्व, जल का राज्यों के विकास में योगदान तथा पर्वतों और मैदानों का राज्यों के विकास में योगदान पर प्रकाश डाला गया। ये वे तथ्य हैं जो राज्य के स्थायित्व, विस्तार एवं विकास को प्रभावित करते हैं। उन्होंने राज्य और समाज को एक जीवधारी माना, जिसमें विकास की अवस्थाएं मिट्टी से संबंधित होती हैं। उनकी मान्यता थी कि समाज वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य भूमि मिट्टी से आबद्ध होती है। अन्य जीवधारियों की रचना के सदस्य राज्य विस्तार की दृष्टि से अपनी प्राकृतिक सीमाओं का परिचायक है। यहाँ हम देखते हैं कि रेटजेल के जो विचार हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको सदैव स्मरणीय रखने चाहिए, क्योंकि इनका जो मानव भूगोल के जन्मदाता रेटजेल को कहा जाता है। रेटजेल ने जो अपने भौगोलिक विचार दिए वो बहुत ही अमूल्य हैं। रेटजेल ने बताया कि मानव प्रकाश के 3 कारणों को नियंत्रित घटक माना है। पहला, स्थिति का पारस्परिक महत्व, स्थान चाहे वह केंद्रीय हो या ध्रुवीय, और तीसरा, समीपवर्ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुई सीमाएं। मानव भूगोल में रेटजेल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक स्थलाकृति, कल्चरल लैंडस्केप की कल्पना दी और मानव भूगोल में उसे समाविष्ट किया। उन्होंने अपनी एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक में खेतों के क्रम, उनके वर्गीकरण, गांवों की रचना एवं प्रारूप तथा नगरों के विकास और परिवहन के मार्गों के वितरण पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उन्होंने जातियों, भाषा तथा धर्म का भौगोलिक विश्लेषण कर मानव भूगोलवेताओं के लिए आधारभूत क्षेत्र तैयार किया। संपूर्ण मानव जातियों का वर्णन पृथ्वी के संदर्भ में एक इकाई के रूप में कर पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मानव भूगोल को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अंत में यह जानना रुचिकर होगा कि रिटर की भांति रेटजेल भी पृथ्वी की घटनाओं और भूदर्शियों तथा मानव में पारस्परिक संबंध मानते थे।
उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण पृथ्वी एक एकीकृत इकाई है और पृथ्वी के विभिन्न तत्व पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रेडजे मानव भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक रूप से न कर क्रमबद्ध रूप से किया और रेडजेल ने डार्विन के प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद को अपनाया है, जिसमें मनुष्य के जीवन के विकास का अंतिम रूप माना है। अतः हमने आज भूगोल के विद्वानों का अध्ययन किया। धन्यवाद।